दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कितना कर चुके हैं और फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 18 है, आप देख सकते हैं पेज नंबर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। और ये पार्ट हम कर चुके हैं लेबर कॉस्ट का। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम का प्रीमियम क्या होता है। जो पूरी पेमेंट होती है उसको ओवर टाइम बोलते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स की जो पेमेंट होती है डबल रेट पर, और उसका एक हिस्सा जो होता है ओवर टाइम प्रीमियम होता है। जो नॉर्मल रेट से ज़्यादा पेमेंट होती है उस नॉर्मल रेट से ज़्यादा पेमेंट वाली चीज़ को ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं। और उसे आप कहाँ कहाँ डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कस्टमर एग्री करता है तो कस्टमर को दे दो सर, एबनॉर्मल है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का फॉल्ट है तो उसे कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, कस्टमर से चार्ज ना करो। अर्जेंट ऑर्डर्स आए हैं ओवरहेड का पार्ट बना दो सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर के लिए तो आप नहीं डाल सकते, बहुत सारे अर्जेंट ऑर्डर आ गए, किस पर्टिकुलर जॉब पे डालोगे, सभी ऑर्डर्स के लिए काम हो रहा है, ज़्यादा बर्डन आ गया है काम का, ओवरहेड्स में डाल दो। सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट को, नॉर्मल रेट पर जो ओवर टाइम का काम किया वो तो लेबर रेट में आएगा, लेबर कॉस्ट में आएगा। लेबर रेट कह रहा हूँ, लेबर कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा जो नॉर्मल रेट पर चार्ज किया है। और डिपार्टमेंट का फॉल्ट है तो उस डिपार्टमेंट के पास डाल सकते हो। पर यूनिट बेसिस या पर आवर बेसिस पर आपको रेट गिवन हो सकती है। और मजे की बात यह है कि आप पर यूनिट वाली पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर आवर वाली पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अपने कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर इतना टाइम लगता है तो जो एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट है वो उतने घंटे की कॉस्ट हो गई है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन के लिए कहीं कहीं पे जरूरत पड़ सकती है। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें एफिशिएंसी हाई करनी है, लेबर कॉस्ट को जो पर यूनिट कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना है। और पेरोल का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि जो पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है, अटेंडेंस से लेकर जो एम्प्लॉय की डिटेल्स होती है और दोनों मैच करते हैं, फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक शीट बनती है जिसको एक्सेल में बनाया जाता है। और अगर आप ऑडिट करने जाएंगे तो इंटरनल ऑडिट में भी आपको जरूर मिलेगी लेबर वेज शीट, जिसमें कई बार ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर की अलग अलग शीट्स बनती है। कई शीट्स नीचे डिपार्टमेंट में बनती है, कई ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट में बनती है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ही होता है, कई कंपनीज में एक ही नाम से होता है, कई में अलग से होता है भाई। तो बहुत सारी चीजें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। आगे देखते हैं, टाइम बुकिंग मैंने आपको बताया था कि एक एक जॉब में कितना टाइम परफॉर्म किया गया, उसको करने के लिए उस एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड करा है, वो टाइम बुकिंग का कॉन्सेप्ट है। ये भी कई कई फैक्टरीज में लगता है। हाउ टू कैलकुलेट लेबर वेज रेट, हाँ जी, अमाउंट जो पे करा है एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो एक तो पीरियड है, उसको बोला कि एक महीने के आपको इतना पैसा मिलेगा, तो वो तो मंथ की पेमेंट है ना, काम से उसको रिलेट नहीं कर सकते। काम के बदले कितना पैसा मिला आपको, एक महीने के पैसे मिल गए 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए, पर आपने उसमें नॉर्मली कितना टाइम आप स्पेंड करोगे कंपनी पॉलिसी के हिसाब से, और उसका नॉर्मल आइडल टाइम क्या है। नॉर्मल आइडल टाइम यानी इतना तो आपको खाली रखना ही पड़ेगा। लंच में, रिसेस में कुछ काम है, दोस्तों से कुछ बातें करनी है जरूरी, कुछ डिस्कशन है, टीम डिस्कशन है, तो उसमें काम नहीं हो रहा, डिस्कशन हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। कोई मीटिंग है, कोई कॉल आ गई है, आप समझ रहे हैं, बाथरूम जाना है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है नॉर्मल आइडल टाइम है। उसे माइनस करके आप देखोगे कि हाँ इफेक्टिवली अगर इतना काम करते हैं तो एक महीने में इतने आवर्स की इतनी पेमेंट की जाती है, तो पर आवर बेसिस पर कितनी पेमेंट होगी। अब कोई भी नया काम आएगा तो आप बता सकते हो कि हाँ इस काम को करने के लिए 5 घंटे लगेंगे, तो इफेक्टिवली 1 घंटा काम करने के इतना रुपए मेरा चार्ज होता है, तो 5 घंटे काम करने के इतना मेरा बनेगा। तो उससे हम ये देख सकते हैं। इसको एब्जॉर्प्शन का भी एक तरीका बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्कर है जिसने स्पेंड किए 8 घंटे, या जो 8 घंटे डेली स्पेंड करता है फैक्ट्री में, यानी इन टाइम और आउट टाइम का जो डिफरेंस है वो है 8 घंटे। कार्ड लगाता है फैक्ट्री गेट पे और वापसी के टाइम कार्ड लगाता है, दोनों का डिफरेंस है 8 घंटे। उसे मिलते हैं 30,000 रुपए महीने के। सारे के सारे संडे तो उसकी होती है छुट्टियां, एवरी संडे आर ऑफ। आप लोग का भी छुट्टी होती होगी यार, सबकी होती है संडे को छुट्टी, मेरी नहीं होती बस। सैटरडे को 4 घंटे वो काम करते, संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को 4 घंटे काम करते हैं, पर पेमेंट पूरी की मिलती है। सैटरडे को 4 आवर्स का वर्क नीड्स टू बी डन एज पर कंपनीज पॉलिसी, यानी सैटरडे हाफ डे होता है, पर पेमेंट पूरी मिलती है। मतलब 4 घंटे करा काम, वही कंपनी की पॉलिसी में, उसको हम ये नहीं बोलेंगे उसने कम काम किया है। कंपनी की पॉलिसी सैटरडे 4 घंटे काम होगा, बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे काम होगा, और संडे को काम नहीं होगा, ये कंपनी की पॉलिसी है।
दो इन टाइम एंड आउट टाइम इज 8 hours बट वर्कर्स रिमेन 1 hour आइडल। 8 घंटे इन टाइम आउट टाइम का डिफरेंस है, बट वर्कर्स 1 घंटे मशीन सेटिंग अप में, ब्रेक हो गया, बीच में लंच हो गया, एक जॉब से दूसरी जगह में शिफ्ट करना है, एक फैक्ट्री गेट से जो है अपनी फैक्ट्री गेट से डिपार्टमेंट तक जाना है, इसमें टाइम उसका निकल जाता है जिसका टोटल कंपनी ने आकलन करके 1 घंटा दिया है। कैलकुलेट द आवरली वेज रेट विच विल बी चार्ज टू द जॉब डायरेक्टली इन प्रपोर्शन ऑफ द टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स ऑन दैट जॉब। मतलब कि हमें उस एक एम्प्लॉय का 1 घंटे का कितना रेट है वो निकल गया, तो अब वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब पर काम करेगा। एक जॉब, अगर हम जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज पर उसने काम करा, उसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे तो पता है इस एम्प्लॉय ने इतने घंटे दिए और इसकी आवरली रेट ये है, तो उससे हम उस जॉब की कॉस्ट निकाल सकते हैं और कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं मार्जिन के बाद पैसा, कि ये तो मेरी कॉस्ट लगी, बदले में मुझे मार्जिन भी तो चाहिए साथ में, तो प्लस मार्जिन और इतना मैं आपसे लूंगा, सेल करूंगा आपको। तो आपको ये सब कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन आओ देखते हैं कैसे किया हुआ है। टोटल आवर्स स्पेंट इन अ कंपनी इन अ मंथ, 8 घंटे आप स्पेंड करते हो रोज के, और ऐसा आप 22 दिन करते हो सर। 30 दिन का एक महीना होता है ऐसा मैंने माना है, 30 डेज का एक महीना होता है, 31 का भी होता है सर, 28 का भी होता है, मैं जानता हूं, पर अपनी भी कुछ एजम्पशन है, अपनी भी कुछ लिमिटेशन है भाई। 30 दिन का एक महीना माना इसमें, चाहो तो स्टार डाल के लिख दो कि हमारे क्वेश्चन में 30 दिन का ही एक महीना है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 30 दिन का ही महीना होता है, ये नॉर्मल एजम्पशन है। जैसे 365 दिन का आपका ईयर होता है और आप कैलकुलेशन में 360 डेज भी कंसीडर कर सकते हो, वैसे ही महीना 30 दिन का होता है, चाहे 31 हो 28 हो, फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में गिवन है। तो उस 30 दिन में से आपके 4 तो संडे हो गए और 4 आपके सैटरडे हो गए, तो 8 दिन आपने निकाल लिए, 22 दिन बच गए। उस 22 दिन में आप 8 घंटे काम करोगे और जो आपके 8 दिन बच गए, 4 संडे के 4 सैटरडे, तो संडे को तो आप काम नहीं करोगे, पर सैटरडे को आप 4 सैटरडेज को आप 4 घंटे काम करोगे। तो टोटल एक महीने में आपको 30,000 मिलते हैं कंपनी से, वो यहां लिखा हुआ है 30,000 इन अ मंथ। आप एक महीने में काम कितना कर रहे हो? आप एक महीने में जो काम है वो 192 आवर्स का काम करोगे, ऐसा कंपनी को लगता है कि इतना टाइम आप कंपनी में स्पेंड करोगे। 8 घंटे के लिए रोज आओगे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को 4 घंटे के लिए आओगे और 192 आवर्स अपने आप दोगे। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि आप हर दिन 1 घंटा तो आइडल टाइम में ले सकते हैं, 1 घंटा तो आप लंच टाइम के लिए, ब्रेक के लिए, एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करने के लिए, फैक्ट्री गेट से डिपार्टमेंट में आने के लिए, टोटल सबका 1 घंटा आप ले सकते हैं, ऐसा कंपनी ने बोला है। और इसीलिए आप जो 26 डेज काम करेंगे इंक्लूडिंग सैटरडेज, उसमें 1 घंटा आपका आइडल टाइम होगा सर। अब इसमें एजम्पशन ये भी ले सकता हूं कि सैटरडेज को 30 मिनट होंगे और बाकी दिन जो आइडल टाइम है वो 1 घंटे का होगा, ये भी आप एजम्पशन ले सकते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि भाई अब जब लंच करेगा बंदा तो वो सैटरडे हो या संडे हो, आधा घंटा अगर लंच में वो दे रहा है तो आधा घंटा देगा ही देगा। अगर उसको एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करना है, वहां हो सकता है कि वो 8 घंटे जब काम कर रहा है तो ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स में मूव करेगा, तो वहां पर थोड़ा सा नॉर्मल आइडल टाइम ज्यादा होगा, 1 घंटे का होगा नॉर्मल आइडल टाइम, और सैटरडेज को थोड़ा सा कम होगा। बट अगेन बात तो वही है कि आप अपने ऑफिस गेट से आप ऑफिस तक जाओगे, उसमें टाइम जो लगेगा सैटरडे को या संडे को सेम लगेगा, लंच टाइम अगर होता है तो सेम लगेगा सर। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर माना है कि 1 घंटा तो रोज का आइडल टाइम कंपनी ने दिया है। चाहे सैटरडे को आप 4 घंटे भी काम करो तो भी 1 घंटा तो आपका नॉर्मल आइडल टाइम है, जिसमें आप खाना वाना खाना, आना जाना में, बाथरूम जाने में थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में 26 आवर्स ले लिए, जो कि नॉर्मली इंप्लॉय खाली बैठेगा 1 महीने में, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि 192 आवर्स तो वो आएगा। कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि 192 आवर्स तो वो आएगा, और कंपनी ये भी जानती है कि उसमें से 26 घंटे वो खाली बैठेगा। दैट मीन्स कि कंपनी को मालूम है कि इफेक्टिवली उसको जो काम करना है वो 166 आवर्स करना है 1 महीने में। और इसीलिए जो पार्ट 1 का सॉल्यूशन है कि मैं जो 30,000 का पेमेंट कर रही हूं 1 महीने का,
वो मैं इफेक्टिवली 166 आवर्स जो वो काम करेगा उसकी उसे पेमेंट कर रही हूँ, उसकी उसे पेमेंट कर रही हूँ, जो कि पर आवर बेसिस पर आएगा 180.72 पर आवर। आप रेट को 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। टोटल अमाउंट को आप डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखेंगे, राउंड ऑफ करके लिखेंगे, कोई हानि नहीं है। टोटल अमाउंट को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, रेट्स को आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे। आवर्स भी हैं तो आवर्स भी अगर एक पॉइंट में आ रहा है आवर तो लिख सकते हैं, 4.2 आवर्स हैं तो 4.2 लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं, क्योंकि आवर है, सेकंड नहीं है। आधे घंटे का कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगा, अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रेट हो, आवर्स हो, डेसिमल पॉइंट में हो, 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख लीजिए सर, और टोटल जो फिगर आती है आपकी उसे आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, या उसे भी आप डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, और सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ टैक्सेशन को छोड़ के, जहां पर हम राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसे छोड़कर 2888 2888B में जो राउंड ऑफ करते हैं टोटल इनकम और टैक्स को, उसे छोड़कर बाकी इनकम टैक्स में तो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें आप नॉर्मल राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं अमाउंट को, पर आप इनकम टैक्स की बात छोड़ दीजिए और इसमें आ जाइए कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में, तो आप रेट को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 2 डेसिमल पॉइंट तक आप जरूर लिखेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। इसका एक पार्ट 2 भी मैंने दिया है, वो हुआ ऐसा था कि पार्ट 2 पहले लिख लिया तो ये यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। पार्ट 2 ये कहता है कि उस मंथ में एम्प्लॉय ने काम किया है, जॉब ए पर 20 घंटे काम किया है, जॉब बी पर 50 घंटे काम किया है, जॉब सी पर 70 घंटे काम किया है। चार्ज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू दीज जॉब्स। भाई कंपनी को तो मालूम है, कंपनी को तो मालूम है कि मुझे एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। और यही इसकी विचित्रता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको एक एक जॉब की अगर कॉस्ट निकालनी पड़ जाए, भाई कंपनी के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल आती है, वो तो सेल्स या फिर जिसको आप टर्नओवर बोलते हो, वो तो सभी का आता है जो पूरे साल में जितने प्रोडक्ट बेचे, सर्विसेज दी। यहां पर तो आप एक जॉब की कॉस्टिंग निकालना चाहते हो, एक जॉब से प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो उसको कैसे निकालोगे? ये हम कॉस्ट अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं, इसी के लिए तो हमने रेट निकाली है। वरना जरूरत क्या थी? एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं 30,000, अब वो कितने भी घंटे काम करे, हम पूरी कोशिश करेंगे वो ज्यादा काम करे, बट एनी हाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो 30,000 का एक्सपेंस है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसकी पर आवर रेट देख रहे हैं और इन डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर वो जॉब ए पर 20 घंटे देता है, जॉब बी पे इतना देता है, जॉब सी पे इतना देता है, तो इन जॉब्स की इंडिविजुअल कॉस्टिंग क्या होगी, ये हम यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए सर, जॉब ए पर उसने 20 घंटे काम करे और 1 घंटे काम करने के उसके 180.72 जो आवर्स निकल कर आए हैं, वो इसकी रेट निकल कर आई है। तो मैं मान रहा हूं कि 20 घंटे उसने इफेक्टिवली अगर काम करे तो उसको 3614 रुपीज मिलेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इस जॉब की ये है, इस जॉब की ये, इस जॉब की ये। कॉस्टिंग में आप एक एक जॉब की कॉस्ट शीट बना सकते हो, एक महीने की बना सकते हो, एक जॉब की। 1 जॉब 1 मंथ क्या आएगा, ऑल जॉब्स 1 मंथ क्या आएगा, 1 जॉब मैनी ईयर्स क्या आएगा। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जॉब की कॉस्ट निकालो, मैं निकाल रहा हूं, सिंपल है। क्वेश्चन में जो दिया वैसा निकाल दो, फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं। आपको 1 घंटे का पता है कितना चार्ज लगता है इफेक्टिवली, 20 घंटे काम किया इफेक्टिवली, आगे इतने रुपए। 50 घंटे काम किया जॉब बी पर, तो जॉब बी की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 9036। लेबर कॉस्ट मटेरियल की नहीं है, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ओवरहेड नहीं आए हैं, सिर्फ लेबर की कॉस्ट आई है इस पर्टिकुलर जॉब की। और जॉब सी पर 70 घंटे काम करे तो इसकी भी कॉस्ट आ गई 12650, यानी कि 25,300 कॉस्ट आ गई। 140 घंटे एक महीने में काम करे, करने कितने थे सर? 166 आवर्स उसको कम से कम काम करने थे। अगर ये 166 आवर्स काम करता तो मैं मल्टीप्लाई करता सबको थोड़ा थोड़ा करके, 180.72 से मल्टीप्लाई करता तो एंड में टोटल जो था 30,000 आई जाता। पर इसने महीने में काम इफेक्टिवली 140 घंटे किया, पेमेंट इसको हो गई इफेक्टिवली 166 आवर्स की, 30,000 की पेमेंट, नॉर्मल आइटम हटा के। यहां पर कंपनी को लॉस हो गया। इन अ मंथ वर्कर स्पेंट 140 आवर्स इन डिफरेंट जॉब्स, सो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज टू बी एडेड इन ईच जॉब। हर जॉब में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करोगे, जितने टाइप ऑफ वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की जितना पर्टिकुलर रेट पर वो चार्ज होता है, हर वर्कर की अलग अलग रेट होती है, कोई स्किल्ड वर्कर, कोई अनस्किल्ड, कोई सेमी स्किल्ड, सबकी अलग रेट होती है।
तो जितना जितना वो टाइप के वर्कर काम करते हैं एक जॉब पे, उनकी अलग अलग रेट से हम उस जॉब की कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, लेबर कॉस्ट निकालते हैं, सिमिलरली मटेरियल कॉस्ट, सिमिलरली बाकी सारी कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर उस जॉब की मैंने कॉस्ट निकाल ली। हाउएवर मैनेजमेंट फेल टू यूटिलाइज द वर्कर फॉर 166 आवर्स, यानी कि 166 आवर्स में से 140 घंटे यूज करे, 26 आवर जो हैं वो बंदा खाली रहा, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। सर क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वैसे तो उसको 192 आवर्स अपने कंपनी में देने थे, पर इसमें से मैंने पहले ही नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर लिया 26 घंटे का, तो 166 आवर्स तो उसको इफेक्टिवली काम करना था, वो काम भी उसने सिर्फ 140 घंटे करा है, तो यानी कि जो बाकी घंटे वो खाली बैठा, ये है एबनॉर्मल आइडल टाइम। ये इसको खाली नहीं बैठना था, कंपनी को कुछ ना कुछ काम देना चाहिए था, नहीं दे पाई। अब यहां प्रॉब्लम क्या आएगी सर? ये जो 26 घंटे हैं इसका 180.72 के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे 4700 रुपीज, ये कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी ने तो वादा किया 30,000 उसको पे करेंगे, एम्प्लॉय को 30,000 महीने के पे करेंगे, तो एग्रीमेंट हो रखा है, एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब उसका जो यूटिलाइजेशन है, पर आवर रेट निकालकर जो उसका यूटिलाइजेशन निकाला, उसमें 26 घंटे खाली निकल गए, और इस वजह से 4700 कॉस्ट तो कंपनी की लगी सर। ये जो इंडिविजुअल जॉब की कॉस्ट है, ये भी कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगी, और जो आइडल टाइम रह गए ये भी कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, तभी तो सबका 30,000 रुपए बनेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 30,000 आएगा। यहां पर कॉस्टिंग में एक जॉब का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, बाकी आइडल टाइम इतना। डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी कि हाँ भाई एम्प्लॉय इतना खाली था और इसलिए हमें इसको यूटिलाइज और करना है, नेक्स्ट मंथ में और काम लेकर आना है, इस एम्प्लॉय से कराना है। तो ये 4700 आपके कॉस्टिंग पीरियड में डेबिट हो जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो पार्ट 3 देखते हैं। इसमें हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि अगर वर्कर ने काम किया होता एक और जॉब पर, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी पर तो किया काम, एक और जॉब पर किया होता, अगर वो जॉब डी होती जिस पर 40 आवर उसने स्पेंड कर दिए, 40 आवर्स उसने अपने दे दिए उसी महीने में, महीना तो वही है, तो 40 घंटे उसने क्योंकि काम किया, तो जितना काम करा उसने जॉब पर, जितना टाइम स्पेंड करा, तो वो जॉब की उसमें कॉस्टिंग निकलेगी सर। जिस जॉब पर ज्यादा टाइम स्पेंड करा है उस जॉब की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। जितना एम्प्लॉय ने समय दिया है उस रेट के हिसाब से 7308.8 रुपीज आ गए डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जॉब डी की सिर्फ। तो यहां पर अगर आप टोटल करोगे तो 140 घंटे तो ए बी सी जॉब पे काम किया था, और जॉब डी भी अगर आ जाती है, ऐसा सिचुएशन लिया हाइपोथेटिकल, तो उसमें 40 घंटे इसने और काम कर लिया, तो टोटल तो उसने 180 आवर्स काम कर लिया, करना उसको 166 आवर्स था। काम कितना करना था? 166 आवर्स काम करना था। कर कितना लिया? काम उसने कर लिया 180 आवर्स का। तो यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ आप लोग नोट्स में इसको अमेंड करिएगा। यहां पर मैंने लिखा है कि ये जो एक्स्ट्रा इसने काम करा ये इसका ओवर टाइम है। जो नॉर्मल आवर्स इसने काम करने थे उससे इसने ज्यादा काम किया, ये इसका ओवर टाइम है। पर मैं बता देता हूं ये ओवर टाइम नहीं है, ये ओवर टाइम नहीं है, ये कंपनी के लिए एबनॉर्मल गेन है सर। तो इसको आप यहां पर करेक्ट करेंगे, इसे आप यहां पर करेक्ट करेंगे। इसका रीजन ये है सर कि 192 आवर्स 8 घंटे के हिसाब से तो इसको देने ही थे। हाँ, सैटरडे को 4 घंटे और बाकी दिन 8 घंटे इसको देने ही थे, तो टोटल इसके 192 आवर्स बन रहे थे, जिसमें से 26 घंटे इसका नॉर्मल आइडल टाइम था। अब इसने जो काम करा है टोटल, वो इसने टोटल काम कर लिया सर 140 आवर्स प्लस 40 आवर्स, 180 आवर्स का इसने काम कर लिया। तो 192 आवर्स जो बनते हैं उससे तो ज्यादा काम नहीं किया सर। तो कंपनी को ओवर टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी को ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो पे कर रही है वो पर आवर के बेसिस पर इसको पेमेंट नहीं कर रही, पर मंथ के बेसिस पर 30,000 पे कर रही है, और वो इस हिसाब से पे हो रहे हैं कि वो हर दिन 8 घंटे अपने देगा कंपनी में, और सैटरडे को 4 घंटे देगा, संडे को ऑफ रहेगा। उस हिसाब से 192 आवर्स भी अगर उससे काम करवा लिया तो भी कंपनी का कोई भी ओवर टाइम नहीं बनेगा। माना जाएगा कि कंपनी का जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो नॉर्मल आइडल टाइम उसने यूज नहीं किया, लंच ब्रेक्स वगैरह यूज नहीं करे, उसमें उसने अपना काम कर लिया। तो इस क्वेश्चन में उसको मंथली पेमेंट हो रही है,
तो उस चक्कर की वजह से 180 आवर्स जो उसने काम करा, ये जो 14 घंटे निकल कर आए हैं, ये एबनॉर्मल गेन निकल कर आ गया मेरे हिसाब से। और इसीलिए आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इसको ओवर टाइम नहीं बोलेंगे, बल्कि ये जो अमाउंट है वो एम्प्लॉय को पे नहीं होगा, एम्प्लॉय को पे नहीं होगा सर ये, क्योंकि उसने क्या, उसने 8 घंटे पर डे या फिर जो वीक है उस वीक में उसने 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ओवर टाइम नहीं बनेगा सर। ओवर टाइम की जगह पर यहाँ पर एबनॉर्मल गेन होगा कंपनी के लिए, कंपनी को एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। उसका कारण सिंपल सा ये है कि कंपनी जो है इससे 192 आवर्स तक का काम ले सकती थी और कंपनी ने 180 आवर्स का ही काम लिया है। तो मैं ये मान लूंगा कि उसका जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो उसने कम यूज करा, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम उसको ज्यादा यूज करना था, 26 घंटे उसने कम यूज किया। दैट मीन्स कि जो नॉर्मली यूज होना चाहिए था नहीं हुआ, कंपनी को एबनॉर्मल गेन हो गया। तो कंपनी को इतने रुपए का एबनॉर्मल गेन होएगा 2530 का, तो इसको आप ओवर टाइम नहीं मानेगा, इसको काट दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता कि 40 घंटे इसने काम कराया और 8 घंटे जो डेली के दे रहा है उससे अतिरिक्त रुक कर काम किया है उन दिनों में, 8 घंटे दे रहा है और साथ में एक्स्ट्रा रुक कर काम कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता तब मैं मानता कि ओवर टाइम है। और फिर क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता कि 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, तो उसे मैं ओवर टाइम प्रीमियम मानता, उस ज्यादा वाली पेमेंट को, जो नॉर्मल रेट से ज्यादा पेमेंट हो रही है उसको सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम मानता। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता तो मैं फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से देखता कि 8 घंटे 9 घंटे पर डे तो आप दे सकते हो, 48 आवर्स आप हफ्ते में दे सकते हो, और उससे ज्यादा का जितने भी घंटे आ रहे हैं उस पर मैं मानता कि इसे मैंने ओवर टाइम प्रीमियम पे करा है। ओवर टाइम के घंटे का भी पे किया है नॉर्मल रेट पर, ओवर टाइम आवर्स का भी पे किया है नॉर्मल रेट पर, और ओवर टाइम प्रीमियम का भी पे किया है। तो कब मानूंगा, जब ये एजम्पशन है कि ये जो 40 घंटे काम किया गया है, ये 40 घंटे 8 घंटे पर आवर से अतिरिक्त रुक कर काम किया गया है जॉब डी के लिए, और नॉर्मल आइडल टाइम जो लगना है वो तो लग ही रहा है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं भी नोट्स करेक्ट जो है वो अपलोड कर दूंगा आपके वहां पर, इसे एबनॉर्मल गेन की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम यहाँ पर नहीं निकल कर आएगा। कंपनी पेमेंट कितनी करेगी, वही 30,000 पे करेगी जो कर रही थी, बट उससे काम ले लिया कितना, 180 आवर्स तक का, 180 घंटे तक का काम ले लिया, तो कंपनी को फायदा हो गया। बाकी एम्प्लॉइज जो थे वो थोड़ा सा कम काम कर पाते थे, 166 आवर्स, इसने 180 आवर्स कर दिया, तो कंपनी को एबनॉर्मल गेन हो गया। तो इसे आप ओवर टाइम नहीं मानेंगे, इसे करेक्ट कर लीजिएगा सर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू फाइंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकालेंगे बात करते हैं। उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और उसका फॉर्मूला क्या कहता है सर, उसका फॉर्मूला कहता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम विल गिव यू द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। यानी एक्चुअल टाइम का कितना परसेंटेज स्टैंडर्ड टाइम है। अगर तो आपको एक्चुअल टाइम ज्यादा लग रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो आपका जो ओवरऑल नंबर है वो कम हो जाएगा। ज्यादा से डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर कर कम आएगा, और जितना कम आएगा उतना एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी यानी कि कम मानी जाएगी। तो इसीलिए अगर आपका एक्चुअल टाइम कम है, या यूं कह लो कि 100% से ज्यादा निकल कर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका डिनोमिनेटर कम है और स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा है। आप स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अपना काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मोर इफेक्टिव, यू आर मोर एफिशिएंट। इफेक्टिव तो हो ही, एफिशिएंट हो, कम टाइम में आप काम कर रहे हो ज्यादा। एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो सेम है सर, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑन अ परसेंटेज बेसिस मल्टीप्लाई बाय 100, कि टाइम टेकन का कितना परसेंट स्टैंडर्ड टाइम है। अगर स्टैंडर्ड टाइम 100 से कम आ रहा है, 100% से अगर ये रेशियो कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लिया है एक्चुअल टाइम जो है, या यूं कह लो कि टाइम टेकन जो है वो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा ले लिया आपने, उस वजह से आपका एफिशिएंसी रेशियो कम आएगा। जैसे मान लेते हैं ये जो है स्टैंडर्ड टाइम ये है 80 घंटे का, और आप जो हो टाइम लेते हो 100 घंटे का, तो 80% आ गया सर। 80% आके डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 80% आ जाएगा। तो 80% का मतलब है 100% से अगर कम है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप कम इफेक्टिव हो। और 100 से ज्यादा आ गया, स्टैंडर्ड टाइम है 80 आवर्स का, आप कर लेते हो 40 घंटे पे काम,
तो इसका मतलब क्या हो गया सर, करीब करीब आपका ये आ गया 200%। यू आर एफिशिएंट। स्टैंडर्ड टाइम से आधे टाइम में आपने कर लिया इसका मतलब है, या फिर एक्चुअल टाइम से दुगना तो आपका स्टैंडर्ड टाइम है। जितना आप टाइम लेते हो उससे डबल तो स्टैंडर्ड सेट हो रखा है, आप बहुत ही कम टाइम में कर रहे हो। यू आर मोर एफिशिएंट। और जितना रेशो ज्यादा होगा उतना बेटर है। टाइम टेकन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी रेशो गिरेगा। अब देखते हैं सर एम्प्लॉय टर्नओवर कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स ड्यूरिंग अ पीरियड इज नोन एज एम्प्लॉय टर्नओवर। एक पर्टिकुलर जगह पर कितने एम्प्लॉइज छोड़कर जाते हैं, चेंज होते हैं, छोड़कर गए वो भी एक मेथड है, नए एम्प्लॉइज आए वो भी एक मेथड है। किसी भी तरीके से एम्प्लॉय का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। आज मेरे पास 10 एम्प्लॉइज थे, वो 10 एम्प्लॉइज जो हैं अगर वो चेंज हो गए तो मैं बोलूंगा एम्प्लॉय का टर्नओवर हो गया। छोड़कर गया तो भी टर्नओवर, नए आए तो एक तरह से वो टर्नओवर हो रहा है, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। उसके 3 मेथड आपके बुक में गिवन है। पहला मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। उसमें बोला कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय को रिप्लेस करा है एक पीरियड में, डिवाइड कर लीजिए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ पीरियड से, तो पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज तो इतना रहता है और इतने आपने एम्प्लॉयज को रिप्लेस करा है। रिप्लेस का मतलब आप समझते हैं ना, रिप्लेस यानी कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया और उनके बदले दूसरों को आप ले आए, रिप्लेस कर दिया। टोटल नंबर मान लो 10 ही है, 3 को निकाला, 3 और आ गए, तो 3 जो हैं जो निकले उन्हें आपने रिप्लेस किया। तो रिप्लेस तो कर दिया ना नए वालों से, तो 3 को आपने रिप्लेस तो किया ना, कॉम्पोजिशन तो चेंज हो गया ना। तो यहां पर आएगा 3 एम्प्लॉय को आपने चेंज करा और एवरेज आपके पास इतने एम्प्लॉयज रहते हैं उस पीरियड में, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा रिप्लेसमेंट मेथड। और इसमें न्यू एम्प्लॉय जो आपने अपॉइंट करे हैं ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन वो काउंट नहीं होंगे सर। आज मेरे पास 10 एम्प्लॉयज है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं 20 एम्प्लॉयज को हायर कर रहा हूं, कॉम्पोजिशन तो तभी भी चेंज हो रहा है, पर वो रिप्लेसमेंट मेथड में काउंट नहीं होगा सर, क्योंकि मैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं अपना जो एक्सपैंड कर रहा हूं उसके लिए नई हायरिंग कर रहा हूं, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहां पर नहीं आएंगे। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हें मैंने जो रिप्लेस करा है वो यहां पर नंबर आएगा, और ऑन एन एवरेज कितना है उससे मैं कंपेयर कर कर एक परसेंटेज ले लूंगा, तो मेरे पास एम्प्लॉय टर्नओवर आ जाएगा रिप्लेसमेंट मेथड से। ऐसा ही एक और मेथड है जिसे हम सेपरेशन मेथड बोलते हैं। इसमें आता है कितने एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर चले गए, कितने एम्प्लॉयज कंपनी से सेपरेट हो गए, अलग हो गए, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड कितने हैं। तो परसेंटेज बेसिस पर आ जाएगा एवरेज का कितना परसेंट आपके एम्प्लॉयज सेपरेट होते हैं, तो वो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर आ जाएगा, कितने एम्प्लॉय टर्न कर जाते हैं, टर्नओवर, कंपनी से निकल जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अगला मेथड है आपका, लास्ट मेथड है फ्लक्स मेथड। इसमें बोलता है, ये दोनों को ऐड कर लेता है कि जितने सेपरेट हुए, जितने चले गए और जितने आ गए। एक्सपेंशन के लिए आए उसको नहीं ले रही है अभी, एक्सपेंशन के बिना जो आए, कईयों को निकाला होगा, निकालने के बदले जो आए उसकी बात कर रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, सेपरेट कितने हुए, निकाल कितने दिए गए, और जो रिप्लेस करे गए उनका टोटल को एवरेज से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा कि ऑन एन एवरेज इतने लोग सेपरेट प्लस रिप्लेस हो जाते हैं, और इसे हम एम्प्लॉय टर्नओवर बोलेंगे एज पर फ्लक्स मेथड। इसी मेथड में कई लोगों का ये मानना है कि इस मेथड में हमें जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको भी काउंट करना चाहिए। तो उनकी मान्यता रखने के लिए जो भी आपके नए वर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, कई एम्प्लॉयज छोड़कर गए उनके बदले एम्प्लॉयज आ रहे हैं, या फिर एक्सपेंशन कर रहे हो उसके बदले नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग है उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसका नाम दिया गया एक्सेशंस। समझ गए आप? एक्सेशन क्या है? जो एम्प्लॉयज कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं उस पीरियड में, चाहे रिप्लेसमेंट की वजह से कर रहे हो, कोई छोड़कर गया उसकी वजह से कर रहे हो, या फिर नए एम्प्लॉयज हो, तो यहां पर नंबर ऑफ सेपरेशन भी आएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी आएगा, या नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग है उसे भी आप ऐड कर दोगे, तीनों का एडिशन, और ऑन एन एवरेज इतना एम्प्लॉयज आपके पास पेरोल पे थे उस पीरियड में, तो एवरेज का कितना परसेंट ऐसा है जो छोड़कर भी जा रहा है या नया आ रहा है, दोनों का मिलाकर।
इस फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग्स को हम नंबर ऑफ एक्सेशंस भी बोलते हैं। जितने एम्प्लॉयज आपके पास आए रिप्लेसमेंट की वजह से या फिर नए एम्प्लॉयज बिना रिप्लेसमेंट की वजह से, उन दोनों को जो नए एम्प्लॉयज आते हैं उसे हम एक्सेशन बोलते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने का तरीका है, जो एम्प्लॉयज आपके बिगिनिंग में है और जो एम्प्लॉय आपके एंड में है उसका आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास आ जाएंगे। अगर मैं एक क्वार्टर ले रहा हूं तो क्वार्टर के बिगिनिंग में कितने, क्वार्टर के एंड में कितने हैं, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएगा। मंथ का ले रहे हो तो मंथ की ओपनिंग में मंथ की क्लोजिंग में कितने, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर है सर? एम्प्लॉय का टर्नओवर कैसे निकालते हैं, तीनों फॉर्मूले क्लियर है सर? अगर आपको तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप ये जो एम्प्लॉय का टर्नओवर निकाल रहे हैं ये एक पर्टिकुलर आप पीरियड का निकाल रहे हैं सर। चेंज इन वर्कफोर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, अगर यही आपको पूरे साल का देखना है, एक पीरियड में, एक मंथ में, एक क्वार्टर में, 6 महीने में, कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड है, एक हफ्ते में, एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर इतना एम्प्लॉय का टर्नओवर है तो साल में कितना होगा उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। एक ईयर में कितना एम्प्लॉय का टर्नओवर होगा, इसे कैसे निकालते हैं सर? इसे बहुत सिंपल है, आप एम्प्लॉय टर्नओवर निकाल लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड का, उस पीरियड में कितने दिन है उससे डिवाइड कर लीजिए तो एक दिन का आ जाएगा, 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 365 दिन का टर्नओवर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 23 है स्टडी मटेरियल की, ये हमने बाद में सॉल्व करी है, मैं आपको करवा देता हूँ लास्ट में, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में और फिर हम आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, 23 कहाँ है सर, ये देख लेते हैं एक बार, ये रहा। Accountant of Y Limited computed the employee turnover rates for March quarter as 10%, 5%, 3% under flux method, replacement method, separation method respectively. फ्लक्स मेथड में आएगा कौन सा, सब कुछ आता है। रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, जो एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए हैं, आए हैं पर रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं। सेपरेशन में आता है जो छोड़कर गए हैं, तो सेपरेशन छोड़कर गए हैं, रिप्लेसमेंट में उनके बदले जो आए हैं। क्लियर है सर? और फ्लक्स में जो छोड़कर गए जो आए दोनों को ऐड कर लिया, और जो नहीं आए कई तो कहते हैं वो भी ऐड कर लो। एक्सपेंशन मेथड में, एक्सपेंशन में जो नहीं आए उन्हें भी ऐड कर लो, कई ऐसे भी विद्वानों का मानना है। तो यहां पर ये चीजें गिवन है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग दैट क्वार्टर इज 30, 30 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो निकाले गए और उनके बदले 30 आए होंगे सर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द क्वार्टर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज का मतलब सेपरेट हो गए, कंपनी से अलग हो गए। रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, कितने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया इन टोटलिटी, जिन्होंने ज्वाइन की कंपनी। और इक्विवेलेंट एम्प्लॉय रेट बताइए ईयर की, ये तो क्वार्टर है। देखिए आप इसमें से ये देखिए कि आपको क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है कि 30 लोगों को रिप्लेस किया गया। तो आप सोचेंगे अच्छा रिप्लेसमेंट मेथड में ये चीज होती है कि कितने लोगों को रिप्लेस किया गया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमको नहीं मालूम, और एम्प्लॉय टर्नओवर दे रखा है रिप्लेसमेंट मेथड का, ये देखिए 5%, 10% है फ्लक्स मेथड का, 5% है रिप्लेसमेंट मेथड से एम्प्लॉय टर्नओवर, और 3% है सेपरेशन मेथड से निकाला हुआ एम्प्लॉय टर्नओवर। तो यहां पर हमें लग रहा है कि अगर हम रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो रिप्लेस करे गए हैं वो 30 हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मालूम नहीं, और जो टर्नओवर है वो 5% है, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ गए 600। जो हमारा फ्लक्स मेथड है, जो हमारा फ्लक्स मेथड है वो क्या कहता है, फ्लक्स मेथड, एक कई विद्वानों का मानना है कि फ्लक्स मेथड में जितने लोग सेपरेट हो गए कंपनी से और जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, चाहे रिप्लेसमेंट हो चाहे न्यू ज्वाइनीज हो, सभी को ऐड कर लीजिए, जैसे नंबर ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास फ्लक्स मेथड से एम्प्लॉय टर्नओवर आ जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी है, मुझको नहीं पता सर, नंबर ऑफ सेपरेशन कितनी है मेरे को नहीं मालूम। तो अगर मैं सेपरेशन मेथड लगाऊं तो नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100 एक परसेंटेज निकल कर आएगी। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि 3% है, 3% है, तो 3% क्या है सर, 3% आपकी है
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 3% निकल कर आया है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड कितने 18, नंबर ऑफ वर्कर्स जो लेफ्ट हो गए डिस्चार्ज हो गए वो है 18। तो यहां से आपको पता लगा नंबर ऑफ वर्कर्स जो सेपरेट हो रहे हैं, और इस सेपरेशन वाले फॉर्मूले से जो आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड निकाले हैं उसे आप फ्लक्स मेथड में यहाँ यूज कर सकते हो। यानी कि जो भी चीज गिवन है उससे जितनी चीज निकल सकती है पहले उस फॉर्मूले का यूज करो, और बाद में जो चीजें गिवन नहीं है वो पहले कैलकुलेट करो और फिर आप डिजायर्ड फॉर्मूले में उसे यूज करो। यानी कि जो चीज आसानी से निकल सकती है पहले आप उसको निकालिए और उसके बाद आप बाकी चीजें करिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ एक्सेशंस में नंबर ऑफ सेपरेशंस तो आपने 18 निकाल लिया। फ्लक्स मेथड से एम्प्लॉय टर्नओवर 10% आया था, क्वेश्चन में गिवन है सर, यहां पर ही गिवन है 10%। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है 600 आपको गिवन है, तो आपके पास नंबर ऑफ एक्सेशंस आ जाएगा 42। क्वेश्चन में आपसे पूछा था, ये तो आपके वर्किंग नोट्स हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कितने एम्प्लॉयज ने रिक्रूट किया, कितने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करा, ज्वाइन किया। तो मैं यहाँ पर उन्हें बता सकता हूँ कि 42 एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है, 42 वर्कर ने ज्वाइन करा। अब इसमें जो रिप्लेसमेंट वाले हैं वो भी हैं और जो नए हैं वो भी हैं, दोनों हैं। ठीक है जी। दूसरा कहता है कि लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज कितने हैं, तो लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज हैं सर 18 लोग, जिन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया। और पार्ट 3 बोलता है कि इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो है वो हर मेथड से निकलेगी, फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड की साल की रेट निकलेगी। यहां पर जो 10% निकल कर आई है फ्लक्स मेथड का, ये तो क्या है, एक क्वार्टर का है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40% निकल कर आ गया। आप ये भी कर सकते थे उस क्वार्टर में कितने 90 दिन होते हैं, 90 से डिवाइड कर लीजिए, 365 से मल्टीप्लाई कर लिए तो भी यही आएगा। आप 90 से डिवाइड कर लीजिए, 90 दिन होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने का क्वार्टर होता है, और 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 365 से, तो भी अप्रॉक्सीमेटली ये निकल कर आएगा। पर कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि भाई ये 10% का जो निकल कर आए एक क्वार्टर का है, तो 4 क्वार्टर का कितना होगा। जो 5% का रिप्लेसमेंट आई एक क्वार्टर का है, तो 4 क्वार्टर का क्या होगा। जो सेपरेशन में से 3% निकल कर आई एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का क्या होगा, यानी पूरे साल का क्या होगा। एवरेज एम्प्लॉयज तो आपके पूरे साल में उतना ही रहेगा, ये एजम्पशन है, पर जो छोड़कर एक क्वार्टर में गए हैं उस हिसाब से आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो पता लग गया कि पूरे साल में कितना जाएंगे छोड़कर, या पूरे साल में कितना एम्प्लॉय टर्नओवर होगा उस पर्टिकुलर मेथड का। तो ऐसे आपकी ये रेट निकल कर आ गई है, ऐसे आपकी ये कैलकुलेशन हो गई है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तब तक के लिए रिवाइज करिएगा, स्टडी मटेरियल के अगर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तो कर लीजिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन ये वाले कॉन्सेप्ट होने के बाद कराऊंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।